जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और विकास के बारे में पूरा जो है ना 4-5 वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देंगे। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ हम लोग को देखना है कि हमारा ये चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। इससे पहले हम लोग ये तो इतिहास का चैप्टर है, तो इतिहास में कितने सारे चैप्टर है उसको थोड़ा हम लोग खनन कर लेते हैं कि आखिर चैप्टर का जो है संख्या इतिहास में कितना है ना जी बच्चों। तो हम लोग अगर देखा जाए इतिहास में 8 गो चैप्टर है, 8 गो चैप्टर है। पहला चैप्टर में आपका यूरोप में राष्ट्रवाद आ जाता है, पहला चैप्टर आ जाता है यूरोप में। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेन कॉपी ले लो और बैठ जाओ और बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। चलो पहला चैप्टर है। दूसरा का चैप्टर आपका है बच्चों, दूसरा का चैप्टर है समाजवाद क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा का चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा का चैप्टर अगर देखते हैं आप तो तीसरा का चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी इंडो चाइना का बात हो रहा है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ओके बच्चों, अगर यही बात हम कहें चौथा चैप्टर का, तो चौथा चैप्टर में आपका क्या है बच्चों? भारत में राष्ट्रवाद, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारत में राष्ट्रवाद। ओके बच्चों, अगर अगला हम लोग चैप्टर को देखें पांचवा, तो पांचवा चैप्टर कहता है बच्चों अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। ओके बच्चों, चलो अगर अगला चैप्टर का देख लिया जाए बात, 6 नंबर चैप्टर, तो 6 नंबर चैप्टर आपका क्या कहता है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ये नहीं दिख रहा है ना? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरी जीवन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, ये तो हमारा हो गया। अब देखो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर चैप्टर। तो 6 नंबर चैप्टर आपका क्या कहता है? 7 नंबर है, 7 नंबर, 8 नंबर। तो चलिए, छठा नंबर चैप्टर आपका है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार, लिखते चलो, अगर कॉपी कलम ले लिए हो तो लिखते चलो। व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इससे जो है ना आपको विषय सूची पता लग जाएगा, कितना विषय है, कितना चैप्टर है। ओके बच्चों, अगला है आपका प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, एवं या और कुछ भी कहिए, या वह कहिए, एवं राष्ट्रवाद। चलो इतना हम लोग को तो क्लियर हो गया कि हमारा जो है ना ये सब क्या है, ये हमारा विषय सूची है। क्या है बच्चों? ये हमारा टोटली क्या है, ये विषय सूची है।
इस विषय सूची में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये आप जो है ना टोटली इसको छाप लीजिए, ठीक है। इसको छापने के बाद जो है ना आप थोड़ा सा आप समय दीजिए, थोड़ा सा जो है ना आपको करना क्या है, अब थोड़ा हम इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि आखिर इतिहास क्या होता है, इतिहास क्या होता है, ये कितने भाग होता है, बात समझ रहे हो। हाँ चलो, तो सबसे पहले हम लोग इतिहास हेडिंग डालते हैं, इतिहास, ओके बच्चों, जिसको कहते हैं हिस्टोरी, हाई स्टोरी, HISTORY। चलो हो गया। अब देखो बच्चों हिस्ट्री जो है ना आपका, आप देखेंगे अगर 12th बाद जाइएगा तो हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट देखेंगे, लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में जो है ना, इस बुक में पढ़ना क्या है, मात्र 3 गो के ज़्यादा विषय में पढ़ना है। लेकिन सबसे अगर ज़्यादा विषय में पढ़ना है तो आधुनिक काल के बारे में, थोड़ा मध्यकाल, थोड़ा प्राचीन काल मिलता जुलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पढ़ना है तो 8वीं शताब्दी के बाद का जो है ना बाद हम लोग को पढ़ना है। सॉरी 8वीं कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी, यानी कहे तो आधुनिक काल का जो है ना खूब पढ़ना है हम लोग को। तो देखो इतिहास को हम लोग बांट देते हैं 3 भाग में। क्या? पहला भाग हम लोग बांटेंगे प्राचीन काल को। क्या बच्चों? पहला भाग हम लोग बांटेंगे किसको? प्राचीन काल को। चलो, तो पहला भाग है हमारा प्राचीन, चल नहीं रहा है फ्रेश, प्राचीन काल, ओके बच्चों। दूसरा का भाग हम लोग का हो जाएगा मेडाइवल यानी मध्यकाल। मध्यकाल, ओके बच्चों। तीसरा का हो जाएगा हम लोग का आधुनिक काल। आधुनिक काल, ओके, ये हो गया हम लोग को। अब देखो बच्चों, आधुनिक काल हो गया। अब देखो ये, इसको हम कहें तो कहे कैसे, इसको हम कहे तो कहे कैसे। अगर कह दे कि आप जो है ना प्राचीन काल कैसे कहोगे, प्राचीन काल के बारे में क्या कहोगे, कैसे इसको व्यक्त करोगे, तो देखो जब मानव सभ्यता का जब शुरुआत हुआ था, बात समझ लो, यानी इसको कहोगे, इसको कहोगे मानव सभ्यता का, सभ्यता पूरा लिख दीजिएगा, सभ्यता जगह कम है इसलिए हम थोड़ा, सभ्यता का शुरुआत से 8वीं सदी तक, ओके बच्चों, 8वीं सदी तक के काल को हम लोग प्राचीन काल कहते हैं। यानी प्राचीन मतलब कथी? एंशिएंट, पुराना टाइम। अब देखो मध्यकाल कैसे कहेंगे? तो मध्यकाल कहने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? मध्य मतलब सीधे बीच, मतलब प्राचीन और आधुनिक के बीच वाला भाग। तो ये जो है ना 8वीं से 18वीं तक चला था, 8वीं से 18वीं सदी। अब सदी क्या होता है, दशक क्या होता है, ये सब बताएंगे बाद में, टेंशन नहीं लो आप लोग। अब देखो, अब कहेगा आधुनिक काल किसे कहते हैं? तो देखो 18वीं सदी से लेके वर्तमान तक ये तुम्हारा जो है ना आधुनिक काल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या? चलो एक चीज़ देखने को मिलेगा क्या आपको, कि यहाँ पे जो है ना आपको इतिहास का भी तो कोई पूछ सकता है कि बच्चों इतिहास कहाँ से लिया गया है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास किसे कहते हैं, ये सारी बातें पूछ सकती है कोई। तो पूछेगा उससे पहले हम लोग को जानकारी रहना चाहिए, है ना। तो देखो इतिहास का जो जनक माना जाता है ना, ये जो हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है?
हेरोडोटस को माना जाता है, ये जनक माना जाता है। ये जो इतिहास शब्द आया है हिस्टोरिका नामक किताब से आया है, हिस्टोरिका, किस नामक, हिस्टोरिका नामक किताब से आया है। ओके बच्चों, चलो अब हम कहें हिस्टोरिका नामक किताब से तो आया है, ठीक है। अब इतिहास का मतलब क्या होता है, तो देखो इतिहास को सीधे सीधे तोड़ो ना, इतिहास को अगर तोड़ोगे तो इति प्लस हास्य, तो देखो हास्य का अर्थ होता है कहानी। यहाँ पे चलते हैं दूसरा पेज में, देखो इति प्लस हास्य, हास्य या हास्य। चलो इति का मतलब होता है बीता हुआ, इति मतलब बीता हुआ। हास्य का मतलब होता है घटना या कहानी, घटना या कहानी, घटना या कहानी। तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो हम लोग शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये समझने का तरीका हो गया। लेकिन अगर शब्दों में कहे बच्चों कि शब्दों में क्या कहोगे, तो कहना क्या, शब्दों में कहना क्या, बीते हुए, क्या कहोगे, बीते हुए महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ध्यान रहे, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या बच्चों, ध्यान आपको एक चीज़ रखना है कि यहाँ महत्वपूर्ण जरूर लगाना। सीधे कहोगे बीते हुए घटना को इतिहास कहते हैं, रॉन्ग। लेकिन कहोगे वहीं पे बीते हुए महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ना कोई जो है ना माई का लाल गलत नहीं कर सकता है। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया इतिहास किसे कहते हैं। और इतिहास आपको 3 भाग बता दिए हैं। ऐसे बहुत जाइएगा, पाषाण युग ये सब जो है, पाषाण काल जो है ना आपको बाद में पढ़ना होगा, बात समझ रहे हो। हाँ, पाषाण काल के बारे में बाद में आपको पढ़ना होगा। आद्य पाषाण ये सब पढ़े हैं ना 7th में, तो इसके बारे में डीपली जो है आपको 12th में पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक के बारे में ही पढ़ना होगा। ओके, लेकिन इसमें खासकर हम लोग को ज़्यादा आधुनिक के बारे में, यूरोप में राष्ट्रवाद आपको पढ़ना है। अब भारत में राष्ट्रवाद तब पूरा आधुनिक चैप्टर ही है, माने आधुनिक काल का ही पूरा चैप्टर है। महात्मा गांधी के बारे में बहुत ये चैप्टर से जो है ना हर साल क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। ओके बच्चों, चलो यहाँ तक तो हमारा पूरा जो है ना इंट्रोडक्शन जो है ना क्या हो गया, इंट्रो जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इंट्रो क्या हो गया हमको, कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पर। किस पे आते हैं, चैप्टर पर। अब चैप्टर देखो क्या कहता है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जो है ना आपका, चैप्टर नंबर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कुछ भी कह सकते हो। ओके बच्चों, चलो तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके बारे में कि आखिर यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। तो चलो यूरोप को देखते हैं। देखो बच्चों, यूरोप जो है ना एक महाद्वीप या महादेश कह सकते हो, महादेश कह सकते हो। यूरोप क्या है बच्चों, एक महादेश है। जैसे एशिया महादेश है, एशिया महादेश है जिसमें हम लोग आते हैं। भारत किस में आता है, एशिया महादेश में। पाकिस्तान एशिया महादेश में, बात समझ रहे हो ना। हाँ चलो अब देखो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, तो कहेगा कि यूरोप में कौन कौन से देश आता है जो महादेश है, तो इसमें कहना जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रिया, बात समझ रहे हो, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, पोलैंड, यूनान यानी जिसको मिस्र कहते हैं, बहुत सारे जो है ना चीज़ें आपको देश जो है ना देखने को मिल जाएगा। कहाँ? यूरोप में। अगर वही कहेगा एशिया महादेश में बताइए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये सब एशिया में आ जाता है। अब देखो हम लोग को चर्चा करना है अब राष्ट्रवाद। तो देखो राष्ट्रवाद का चर्चा करना है ना, तो राष्ट्रवाद देखो आ जाओ, राष्ट्रवाद। देखो राष्ट्रवाद सीधे सीधे दो भाग में टूटा हुआ है। देखो एक तो राष्ट्र प्लस एक है वाद, ठीक है। राष्ट्र का मतलब होता है राज्यों का समूह या फिर राज्य, राज्यों का समूह या फिर राज्य कह सकते हो। राष्ट्र का मतलब ये होता है, जैसे भारत भी एक क्या है? राष्ट्र है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर होता है ना। तो राष्ट्र का मतलब राज्य जो है संगठित हो और उसका एक प्रतीक पूरा जो है ना राज्य में फैला हो, माने लागू हो। वाद का मतलब होता है बच्चों विचार, वाद का मतलब होता है विचार। ये विचार आपका खराब भी हो सकता है, ये विचार आपका अच्छा भी हो सकता है, लेकिन देश के प्रति अगर अच्छा विचार कह रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका राष्ट्रवाद। तो वाद का मतलब विचार, तो माने राज्य कहो तब चाहे राष्ट्र कहो तब, तो राष्ट्र के प्रति अच्छा विचार को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्रवाद क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? चलो राष्ट्रवाद हम लोग कहेंगे राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम के भावना को क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रवाद कहते हैं। अब कहेगा ये तो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन अगर हम लोग देखें, ये चीज़ें देखें कि राष्ट्रवाद की परिभाषा जो है बहुत जो है लोग दिए थे। जैसे हम लोग अगर बात करें, जैसे हम लोग अगर, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, हम पेज अगला, चलो जैसे हम बात करें अर्नेस्ट रेनर की, अर्नेस्ट रेनर अर्नेस्ट रेनर जो था ना एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। इन्होंने कहा था राष्ट्रवाद की विचारधारा को बहुत अच्छा से जो है ना नई पीढ़ी के दौर पे, माने नई जो है ना राष्ट्रवाद की बात कहा था तो अर्नेस्ट रेनर कहा था। ये क्या बोला था कि भाषाई और नस्ली क्षेत्र पर राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। जैसे भाषाई, नस्ल, उसके बाद आवासीय, या फिर कहे तो किसी भी प्रकार का आधार हो सकता है, ग्रामीण आधार, भौगोलिक आधार, राजनीतिक आधार, कुछ भी हो सकता है। इससे जो है ना राष्ट्र का निर्माण होता है। और एक और बात बोले थे कि यह जो है ना धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है, राष्ट्र का आधार हमारा धर्म भी होता है। ये बात कौन बोला था? ये बात आपका अर्नेस्ट रेनर ने बोला था। कौन बोला था? अर्नेस्ट रेनर ने बोला था। ओके बच्चों, तो कहोगे क्वेश्चन पूछ दे कि धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है, यह बात किसने बोला था? तो अर्नेस्ट रेनर ने बोला था। बात समझ रहे हो? तो ये लिख दे, बोलेगा धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। ये बात कौन बोला था बच्चों? तो ये आदमी बोला था, यानी अर्नेस्ट रेनर। और ये था कौन? अर्नेस्ट रेनर कौन था? तो देखो ये जो है ना एक प्रकार का कल्पनादर्शी था, यानी कहे तो क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र के जानकार था। बात समझ रहे हो? दर्शन शास्त्र के जानकार था। बात समझ रहे हो? हाँ, कल्पना जो है ना करता था, यानी एक प्रकार से दार्शनिक कह सकते हो, दार्शनिक था। यूरोप का एक दार्शनिक था जो फ्रांसीसी क्रांति में ये बात बोला था। बात समझ रहे हो? चलो
अब देखो बच्चों, एक चीज़ देखने को हमको मिलता है, यहाँ तक तो हम लोग पूरा क्लियर कर लिए कि राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला। अब राष्ट्रवाद का अवधारणा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रवाद का जो है ना अवधारणा का विकास कैसे होता है, तो हेडिंग आपको डालना है राष्ट्रवाद की अवधारणा। हेडिंग डालते चलना है आपको, पूरा एक एक जो है ना क्वेश्चन हम कराते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना। ओके बच्चों, चलो तो राष्ट्रवाद की परिभाषा दे दोगे कि राष्ट्र के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं। चलो, राष्ट्रवाद की अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में लेकर उसके बारे में हम लोग क्या करना, विचार करना, कच्ची करना विचार, जिसको हम लोग एक देसी भाषा में कहें तो अफवाह ना होता है कि अफवाह फैल गया कि फलाना चीज़। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पहले के जो है ना पहले कथी कुछ दिन पहले जो है ना क्या हुआ था कि एक अफवाह फैल गया था कि बोलो ये नमक जो है ख़त्म होने वाला है, नमक ख़त्म होने वाला है, सो जल्दी जल्दी खरीद लो। अब जो अनपढ़ था, जानकारी नहीं था उसको, वो क्या किया, बोरा का बोरा नमक खरीद के रख लिया। ये अफवाह जो है ना फैल गया, अवधारणा एक पकड़ लिया। अब जो जानकार था वो कथी कहेगा, अब ये ससुराल उस समुद्र से मिलता है नमक, नमक कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, जब तक समुद्र रहेगा तब तक नमक जो है ना ख़त्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन वही अवधारणा बहुत लोग मान लेते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवाद की अवधारणा कैसे क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो है अवधारणा किस प्रकार से शुरू होता है। ओके बच्चों, तो चलो यहाँ पे हम लोग इसको अब हटा देते हैं थोड़ा। चलो इसको अब साफ कर दिए। चलो अब बच्चों एक बात ध्यान दो कि राष्ट्रवाद की अवधारणा अगर फैला ना, एक मिनट, राष्ट्रवाद की अवधारणा बच्चों अगर फैला ना तो वो था 1789 की क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। और दूसरा का चीज़ था तो ऑस्ट्रिया पर नेपोलियन का विजय, यानी नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। ये दो ऐसी चीज़ें थी जो राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर खूब चर्चा हुआ, खूब राष्ट्रवाद की फैला जो है ना, मतलब फैलाव जो है बिगुल अगर बजा तो यही दो कारण था। इसीलिए तो नेपोलियन के जो है ना, नेपोलियन को जो है ना मार्ग प्रशस्त के रूप में माना जाता है। इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कौन किया था, नेपोलियन। फिर जर्मनी के एकीकरण का पृष्ठभूमि का तैयार कौन किया था, नेपोलियन। ये बहुत अच्छा काम किया नेपोलियन, बात समझ रहे हो ना। इसके बारे में जो है पूरा हम डिटेल से बताएंगे, नेपोलियन कौन था, कैसे था, किस प्रकार का व्यक्ति था, टेंशन नहीं लो। चलो तो ये दो चीज़ याद रखना आप कि राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा का नेपोलियन का विजय, किसके ऊपर, तो ऑस्ट्रिया के ऊपर, किसके ऊपर, ऑस्ट्रिया के ऊपर विजय प्राप्त किया। ओके बच्चों, अब देखो अगला जो है ना हेडिंग डालो। अगला हेडिंग क्या डालना है बच्चों आपको, आपको अगला हेडिंग देखो क्या डालना है। अगला हेडिंग डालना है फ्रांस में राष्ट्रवाद। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले आपको फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ना होगा, क्योंकि यूरोप में ही फ्रांस पड़ता है। इटली एकीकरण और जर्मनी एकीकरण, इटली के जस्ट बगल में ही फ्रांस है। तो देखो होता है ना, पड़ोसी के देख के पड़ोसी जो है ना कुछ कार्य करता है। अगर आपका घर में बाइक एगो खरीदा गया तो दूसरा घर में ऑटोमेटिक खरीदा जाता है, होता है ना, हिसके गैया भी आए वही हाल हो जाता है। चलो तो वही बात, फ्रांस में जब राष्ट्रवाद फैला ना तो इटली में भी राष्ट्रवाद फैलना शुरू हो गया, जर्मनी में भी राष्ट्रवाद फैलना शुरू हो गया। तो पहले आप फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ लो ना, फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, तब न जाके इटली में समझ में आएगा। फ्रांस में राष्ट्रवाद तो आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में 9th में पढ़ना है, लेकिन इसमें भी थोड़ा हम डिटेल दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चलो तो फ्रांस में आपको क्या पढ़ना है, पहले राष्ट्रवाद। फ्रांस में
राष्ट्रवाद। ठीक है बच्चों, हमारे पास तो ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी से काम चल रहा है ना जी। चलो तो देखो, फ्रांस में राष्ट्रवाद जो है ना, सबसे पहले आपको बताता हूँ, फ्रांस में 3 गो क्रांति हुआ था। कै गो क्रांति हुआ था? 3 गो। एक 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। दूसर का हुआ था आपका 1830 का फ्रांसीसी क्रांति। तीसरा हुआ था 1848 का फ्रांसीसी क्रांति। ये बच्चों 30 है, ध्यान से, ये आपका 30 है। 1 मिनट, साफ ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, और ये 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, और एक 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ये 3 क्रांति होगा। तब पूछेगा क्वेश्चन कि फ्रांस में कितने क्रांतियाँ हुई, तो कहना फ्रांस में 3 क्रांतियाँ हुई। कितने क्रांतियाँ? 3 क्रांतियाँ। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताइए, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताइए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताइए। तो इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा ना, थोड़ा नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का जो है ना बिगुल कैसे बजा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग क्या डाले थे? फ्रांस में राष्ट्रवाद, यही ना डाले थे? हेडिंग आप लोग क्या डाले थे बच्चों? तो हेडिंग आप लोग डाले थे फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो देखो, फ्रांस में राष्ट्रवाद, यहाँ पे हेडिंग हम डाल देते हैं फ्रांस में राष्ट्रवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, क्वेश्चन इससे आती है। चलो फ्रांस में राष्ट्रवाद पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जो फ्रांस में राष्ट्रवाद शुरू हुआ ना, जब क्रांति शुरू हुआ, 1789 की क्रांति जब शुरू हुआ ना, उससे पहले 1700 यहाँ पर देखो, बे तेरी 1789 के क्रांति से पहले, 1789 के क्रांति से पहले वहाँ पे जो शासन चल रहा था ना, निरंकुश शासन चल रहा था। निरंकुश शासन चल रहा था, और वह शासन बच्चों चल रहा था बुर्बो वंश का। किसको चल रहा था? बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। बुर्बो वंश का क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। इतना बात ध्यान में आ गया। जब क्रांति हो रहा था, 1789 क्रांति हो रहा था, उस समय जो वहाँ का शासक था ना बच्चों, तो लुई 16वां था। लुई 16वां था। लुई 16वां। और लुई 16वां का जो पत्नी था ना बच्चों, लुई 16वां का जो पत्नी था, लुई 16वां का जो पत्नी था, वो पत्नी ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया के क्या थी? समझो तो क्वीन, यानी कुंवार क्यों रहे, यानी राजकुमारी रहे, है ना। अभी शादी ब्याह ना भेरा है, तो शादी केकरा से किया? इसी से किया। ऑस्ट्रिया के क्वीन जो था, उसका हम नामों बता दे रहे हैं। चलिए, ये जो पत्नी जी थी, पत्नी जी किसका? लुई 16वां का। पत्नी जी का नाम था एंटोनी। क्या नाम था? एंटोनी। क्या नाम था बच्चों? एंटोनी। याद रखना, मैरी एंटोनी इसका नाम था। बात समझ रहे हो? मैरी एंटोनी, याद रखना। पत्नी का नाम क्या था? मैरी एंटोनी। कहाँ का था? कहाँ का था? तो याद रखना, ये बच्चों आपका ऑस्ट्रिया के ने गया। हाँ, ऑस्ट्रिया का। कहाँ का था बच्चों? ऑस्ट्रिया का था। इसका नाम कथी था? मैरी एंटोनी। मैरी एंटोनी कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का था। याद रहेगा ना। चलो अब देखो, ये जो है ना, शादी किया था लुई 16वां से, जो शादी किया था वो 77 में किया था। कब किया था? 77 में किया था।
बात समझ रहे हो ना, 1777 में किया था। कब किया था? 1777 में, याद रखना 1777 में, 1777 में किया था। ओके बच्चों, मैरी एंटोनी जो है लुई सुलावा से कब शादी किया? 1777 में किया। आगे देखो जो लुई सुलावा था ना, लुई सुलावा, उसके समय में जो है ना दो चीज़ें हुई। पहले वाली चीज़ें वहाँ पे नियम कानून जो था ना पूरा राजा के जैसे चलता था, राजतंत्र की जैसे चलता था। राजतंत्र का मतलब समझते होंगे, राजतंत्र का मतलब समझते होंगे, एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। बात समझ रहे हो? राजतंत्र में राजा का अधिकार होता है, लोकतंत्र में लोक माने जनता, यानी जनता का अधिकार होता है। तो वहाँ पे एक संस्था थी, स्टेट जनरल। संस्था का क्या नाम थी? संस्था, याद रखना, एक संस्था थी, उसका नाम था स्टेट जनरल। क्या नाम था? स्टेट जनरल। तो इस स्टेट जनरल को जो है ना स्थान पर नेशनल असेंबली का स्थापना कर दिया गया। नेशनल असेंबली का क्या किया गया? स्थापना कर दिया गया। किसके जगह पर? तो याद रखना बच्चों, ये आपका जो संस्था थी ना, ये संस्था स्टेट जनरल, इसके स्थान पर नेशनल असेंबली का नाम रख दिया गया। इसको बदल के नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया नाम उसके स्थान पर, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया। किसके जगह पर? स्टेट जनरल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ फ्रांस में स्टेट जनरल संस्था का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, किसके शासनकाल में? तो कहिएगा लुई सुलावा के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लुई सुलावा के शासनकाल में। चलो आगे देखते हैं, आगे होता क्या है बच्चों, आगे क्या होता है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना होगा। चलो आगे क्या होता है, स्टेट जनरल नाम, स्टेट जनरल के जगह पे नेशनल असेंबली रख दिया गया नाम। अब देखो, अब वहाँ के लोग जो है ना राष्ट्रवाद की भावना जगा, विरोध जताने लगा किसका? लुई सुलावा का, लुई सुलावा का। और नेशनल असेंबली भी और का किया, इसमें चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि जो लुई सुलावा था ना, मान लो ये लुई सुलावा है, इसका जो अधिकार जो था उसको सीमित तौर पे करके क्या किया, राजतंत्र की व्यवस्था में उसको निहित कर दिया कि देखो जो भी चीज़ होगा सीमित होगा, जो राजा है राजा के जैसा नहीं रहेगा, उसका अधिकार सीमित हो जाएगा। ये चीज़ें कौन किया? नेशनल असेंबली, जो स्टेट के जगह पे बना था ना, नेशनल स्टेट के जगह पे बना था नेशनल असेंबली, वो कहा। लेकिन ससुरा कन्वेंशन नाम का जो है ना एक संस्था थी, वो सीधे कह रहा है कच्छी कि इसको मौत की सज़ा दो, मौत की सज़ा। देखो नेशनल असेंबली जो है ना क्या कहता है कि इसकी जो है ना अधिकार को निहित कर दिया जाए, निहित कर दिया जाए और सीमित कर दिया जाए। कथी कर दिया जाए? सीमित कर दिया जाए, यानी इसके जो है ना अधिकार को सीमित कर दिया जाए, जो राजा का अधिकार है उसको सीमित कर दिया जाए। लेकिन एक कन्वेंशन नाम का संस्था था, कन्वेंशन, ये याद रखना, कन्वेंशन नाम का संस्था था, ये ससुरा कर रहा है क्या, सीधे कह रहा है कि लुई सुलावा को जो है ना फांसी की सज़ा दो। किस चीज़ का सज़ा दो? फांसी की सज़ा। तो पूछेगा कि लुई सुलावा को फांसी की सज़ा देने का आदेश किसने दिया? तो कन्वेंशन संस्था। और कहेगा लुई सुलावा को अधिकार को सीमित करके उसको जो है ना सीमित कर जीने का अधिकार किसने दिया? तो नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का जो है ना पहला नाम क्या था? स्टेट जनरल, याद रखना। चलो तो ये जो कन्वेंशन जो संस्था था वो जो है ना क्या करता है, लुई सुलावा को क्या करता है बच्चों? लुई सुलावा को जो है ना ये फांसी देने का आदेश दे देता है। अब देखो लुई सुलावा को जब फांसी देने का आदेश दे देता है तो देखो होता क्या है यहाँ पे लुई सुलावा को जो है ना फांसी देने का जब सज़ा सुना दिया जाता है तो वो तारीख था लगभग जो है ना 2 जनवरी के आसपास था। 2 जनवरी ही समझो, हाँ डेट उतना फिक्स याद नहीं लेकिन 2 जनवरी ही याद रखना। 2 जनवरी 1793 को
1793 को 1793 को 2 जनवरी को क्या किया जाता है, गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। कथी पे? गिलोटिन। अब कहोगे कि गिलोटिन आखिर है क्या? तो देखो, गिलोटिन जो है ना, गिलोटिन ये जो है ना फांसी देने वाला एक मशीन है। इसका आविष्कार किया था डॉक्टर गिलोटिन। कौन किया था? डॉक्टर गिलोटिन। कौन किया था बच्चों? डॉक्टर गिलोटिन नाम का एक जो है ना साइंटिस्ट किया था इसका आविष्कार। ये होता कैसे था, समझो। ऐसे था मान लो कि इसमें जो है ना आप कोई आदमी को धो दो, इधर एक सर हो गया आपका, उधर धर हो गया, यहाँ पे एक मशीन होता था। ये मशीन को जो है ना जैसे दाबा जाता था, कसैली कटाता है, कसैली उसी तरह कच दिन काट देता था। सर इधर, ये तुम्हारा जो है ना धर इधर, यहाँ पर काट देता था। इतना जो है ना दर्दनाक मौत दिया जाता था, सोच लो। राजा को छोड़बे नहीं किया, अब प्रजा का क्या हाल होगा, सोच लो। ठीक है चलो, तब होता क्या है, डॉक्टर गिलोटिन को जो है ना, सॉरी, डॉक्टर गिलोटिन तो ये आविष्कारक था। अब इस पर जो होता क्या है आगे, इसको तो फांसी दे दिया गया लुई 16वां को। किसको दिया गया? लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। लुई 16वां को क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। अब जो है ना लुई 16वां को तो फांसी दे दिया गया, अब बचा रानी जी। तो रानी जी को भी छोड़ने वाला नहीं था। रानी को भी जो है ना, रानी को यानी जिसका नाम था एंटोनी, मैरी एंटोनी जो था उसको भी फांसी दिया गया। ये फांसी का डेट था 16 अक्टूबर 1793 को। 1793 को माने उसी साल में जो है इसको भी फांसी दिया गया। उसी साल में जो है ना इसको भी क्या किया गया बच्चों? फांसी दिया गया। ठीक, अब देखो आगे क्या होता है। जब इसको फांसी दे दिया गया ना, मैरी एंटोनी को फांसी दे दिया गया। ये पता है कि ये जो 1770 में लुई 16वां से क्या किया था? शादी किया था। अब वहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है अब क्रांतिकारियों के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। अब तो राजा रहा ना, जो भी होगा किसके परिप्रेक्ष्य में होगा? क्रांतिकारियों की परिप्रेक्ष्य में होगा। तो इसको हम लोग अगला पेज में चलते हैं। क्रांतिकारियों के परिप्रेक्ष्य में होता है तो क्रांतिकारी लोग जो है ना, एक जो है ना नारा बका था। उस नारा का नाम क्या था? कह रहा था कि फ्रांसीसी जो है राष्ट्र का वह भाग्य और लक्ष्य है। यानी फ्रांसीसी जो है ना, फ्रांसीसी लोग वहाँ का, फ्रांस का वह भाग्य और लक्ष्य था, वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करा सकता है। यह किसने कहा था? तो क्रांतिकारियों ने। अब ना कहले कि हम जो है ना फलावा के मार दिली है, तो हम ना रहती तो फलावा ना मरत। यह बात लेकर के जो है ना खूब गर्वान्वित महसूस करके वहाँ के क्रांतिकारी लोग जो है ना, क्रांतिकारी ये सब खेला रचा था लुई 16वां को मारने का। तब ना जाके कन्वेंशन जो है क्या किया, उसको आदेश दिया कि इसको फांसी की सजा दिया। तो ये सब खुश होके कहा कि एक नारा दिया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है और लक्ष्य है, वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करा सकता है। यह बात किसने बोला? तो क्रांतिकारियों ने बोला। किसने बोला? क्रांतिकारियों ने। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ यह बात किसने बोला कि फ्रांसीसी राष्ट्र का वह भाग्य और लक्ष्य था जो यूरोप में लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराया था। तो ये किसने बोला? तो ये तुम्हारा आपका क्रांतिकारियों ने बोला। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। जब यहाँ पे ये चीज़ें हो गया तो वहाँ का राष्ट्रगान जो है ना मार्सिले बन जाता है। मार्सिले, वहाँ का राष्ट्रगान कथी बनता है? मार्सिले। वहाँ का राष्ट्रगान कथी बनता है? मार्सिले। तब पूछेगा फ्रांस की राष्ट्रगान क्या है? तो मार्सिले। फ्रांस की राष्ट्रगान क्या है बच्चों? मार्सिले। याद रहेगा ना, फ्रांस की राष्ट्रगान क्या है बच्चों? मार्सिले है। ओके, ये हमारा जो है ना क्रांति, यहाँ तक 1789 की क्रांति खलास हो गया। तो खलास का जो है ना टाइमिंग कब है? 1793। अब इसके बाद जो शासन बनता है वो 1830 की क्रांति में हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा अब देखते हैं, 40 मिनट हो गया। ओए
तो ये हमारा यहाँ तक रहने दीजिए, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं खींचेंगे इसको। अगला जो है ना पार्ट 2 वीडियो में हाई जो जरूर बात याद रखिएगा मार्सिले तक। इसके बाद जो है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद के प्रसार नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। राष्ट्रवाद में जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट का जो है ना योगदान क्या रहा, उसके बारे में हम लोग अगला टॉपिक में जो है ना यानी दूसरा का जो है ना पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको अगला पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बस आप बच्चों में शेयर कर दीजिएगा, जाते जाते हम आपसे यही अनुरोध करते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।